नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार 8 मार्च से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार की कोशिश कई अहम विधेयकों को पारित कराने की होगी। वहीं दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 अप्रैल को संपन्न होगा। बजट सत्र के दूसरे भाग में कई अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जिन अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी उनमें जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल है। सत्र के दौरान दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अंग्रेजी और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वहीं लोकसभा में SMS के जरिए सांसदों को प्रश्नों से संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग बैठकों की व्यवस्था होगी। राज्यसभा की कार्यवाही जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से होगी। सांसदों के बैठने की भी खास व्यवस्था की गई है। राज्यसभा की बैठकें राज्यसभा चैम्बर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चैम्बर में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 57 सदस्यों को राज्यसभा चैम्बर में बिठाया जाएगा, जबकि 51 सदस्यों को राज्यसभा दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। वहीं 130 सदस्यों को लोकसभा कक्ष में बैठाया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में शामिल होने से पहले सांसदों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को लेकर सांसदों को विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट दूरी समेत दूसरे निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में करीब 100% कामकाज हुआ। वहीं सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा का कामकाज 99% हुआ। राजधानी की सीमाओं पर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 101वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के रिश्तों में जमी बर्फ अभी तक नहीं पिघली है। इस बीच सिंघू, टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार घट रही किसानों की संख्या ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। बता दें, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत अन्य मांगों के समर्थन में 26 नवंबर से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की शुरुआत की थी और अब भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के गुजर जाने के बाद अब सीमा पर किसान गर्मियों की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, वो पीछे नहीं हटेंगे। आ जाएंगे वो तो जिस किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि आप अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो जहाँ पे बढ़िया रेट मिले। भाई हमने कहा कि आप MSP दिलवा दो। अगर किसी को MSP नहीं मिल रही है, उसको दिक्कत है, अपना 5-7-10 क्विंटल ले आवे, उसको भी तजर्बा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा गलत कहा, पार्लियामेंट पे जरूर बिक जाएगा भाव उसी रेट में। लेकिन प्रधानमंत्री तो मंडी की बात कर रहे हैं ना कि मंडी ना मंडी के बाहर कहा उन्होंने, मंडी में तो कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी बेच सकते हो। तो हम तो पार्लियामेंट पर ठीक लगा, दिल्ली के लोग हैं अपना ले जाएंगे, उनसे रेट हमारा ये रहेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी आप जाने वाले हैं? आप पश्चिम बंगाल 13 तारीख में जाएंगे, बड़ी पंचायत है वहाँ पे। क्या अपील क्या रहेगी वहाँ पर? अपील तो ये रहेगी, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उनको क्या MSP मिल रहा नहीं मिल रहा, अपनी बात बताएंगे, इस आंदोलन के बारे में बात बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे। जो वहाँ का मछली पालक किसान है उनको भी बहुत नुकसान है। गुजरात में भी जाएंगे, गुजरात में नमक का किसान बर्बाद हो गया पूरा। तो ये तो जाएंगे सब जगह जाना। कहेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है ना, क्या कहते हो तो कह लेंगे। तो जब बात होगी तो बात में तो बात निकलेगी। कोई वहाँ बुझने लगा तो बताना तो उनको पड़ेगा। हाँ, महिला दिवस को लेकर क्या तैयारी है किसानों की? कल महिला दिवस है
और महिला दिवस मनाएंगे। कल पूरा संचालन महिलाएं करेगी यहाँ पे बॉर्डर पे, और जितने भी हमारे बॉर्डर और धरने चल रहे, कल महिला दिवस है भाई, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज केरल दिवस मना रहे, थोड़ा आज केरल दिवस मना रहे, केरल के लोग आएंगे, अपनी वहाँ के बारे में सारी बात बताएंगे, केरल के बारे में उसकी जानकारी लेंगे। कम से कम एक स्टेट की जानकारी मिल जाएगी। समुद्र के किनारे है पूरा केरल, नारियल की भी बात वहाँ पर होगी, नारियल का किसान भी वहाँ पर बर्बाद है। और जो मसाले पैदा होते हैं केरल में, बहुत मसाले पैदा होते हैं, तो आज का दिन उन्हीं के नाम है। पंचायत यहाँ पर होगी आज। आखिरी सवाल ये है कि कब तक हल निकलता देखते हैं? हल तो इसका लंबा जागा है, भी सरकार है ही नहीं, सरकार जाली के ही यहाँ दिल्ली छोड़ेगी, सरकार है ही नहीं दिल्ली में। जब सरकार आ जाएगी बात करेंगे सरकार से। आप कल फिर एमपी भी जा रहे हैं? हाँ, आज ही चले जाएंगे और कल की मीटिंग करेंगे वहाँ पे। सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मीटिंग करेंगे और 9 तारीख में फिर यहीं रहेंगे और 10 तारीख में फिर बलिया चले जाएंगे। ट्रेन से सफ़र कर रहे, रात में सफ़र करेंगे गाड़ी से, दिन में यहाँ पर रहेंगे, फिर मीटिंग, फिर दिन में यहाँ पे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएडीएमके से निलंबित और पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी रही वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद शशिकला ने कहा कि उन्हें पद और सत्ता का कभी लालच नहीं रहा, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी और जयललिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। लेकिन उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ने वाले असर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। तमिलनाडु में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की, कभी जयललिता की सहयोगी और तमिलनाडु में चिन्नम्मा यानी मौसी के नाम से जानी जाने वाली वीके शशिकला के राजनीति से दूर रहने घोषणा की है, उसने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अम्मा के समर्थकों के एकजुट होने के संदेश के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वीके शशिकला के राजनीतिक संन्यास से एआईएडीएमके के वोटों में बिखराव नहीं होगा। दरअसल वीके शशिकला दक्षिणी तमिलनाडु की थेवर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जिसका तमिल राजनीति में खासा महत्व है। जानकारों का मानना है कि 30 से 35 विधानसभा सीटों पर थेवर समुदाय का विशेष असर है। वीके शशिकला के इस फैसले से एआईएडीएमके को सीधा फायदा मिलेगा। शशिकला आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में 4 वर्ष की कैद की सजा पूरी करने के बाद जनवरी के आखिर में जेल से बाहर आई थीं। अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सत्तारूढ़ एआईएडीएमके और विपक्षी पार्टी डीएमके को चुनौती देंगी। लेकिन वीके शशिकला ने अचानक राजनीति से संन्यास की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर वो के मैदान में उतरती तो वो अकेले ही एआईएडीएमके के वोट बैंक को 60 से 70 सीटों में प्रभावित कर सकती थी। शशिकला के इस फैसले पर उनके भतीजे दिनाकरन को झटका लगा है, जिन्होंने एआईएडीएमके से निष्कासित किए जाने के बाद एएमएमके की स्थापना की थी। जो शशिकला मैडम रिटायर होने का जो ऐलान किया है, उसी से कम 30 से 35 असेंबली सेगमेंट्स तक जो शशिकला का तेवर कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस है वो एडीएमके को तरफ आ जाएगा। डीएमके वोट का घटेगा, एडीएमके वोट का बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उम्मीदवारों के नामों का चयन करने के सिलसिले में केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले और दूसरे चरण में कुल 60 सीटों पर 27 मार्च और 1 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की इस रैली के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कई अन्य हस्तियों के भी इस अवसर पर मौजूद रहने की संभावना है। सभी प्रमुख पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल के, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की चूंकि कल विशाल जनसभा है, अभूतपूर्व विशाल जनसभा कलकत्ता में, वहां पे सभी लोग हैं
उसके तैयारी में वहां पे सभी व्यस्त हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग, पश्चिम बंगाल के आम जनमानस, वह केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वह ऐसा नहीं चाहते कि वहां के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से झगड़ा करें, झगड़ालू सरकार नहीं चाहते। इसलिए सबने तय किया है और ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, 2/3 बहुमत के साथ 2 महीने के अंदर सरकार बनाने जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देश भर के किसानों के समर्थन में यूपी में लगातार महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में कांग्रेस पार्टी की किसान महापंचायत हो रही है। इसमें पार्टी की यूपी प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के बीच पहुंची। इस दौरान किसानों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले देश भर के किसान पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश में सियासत चरम पर है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस, बीजेपी समेत कई पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फ़र्क है वो एमएसपी का फ़र्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में ये तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाज़त है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपये आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया। आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपये में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद मना कर दे, वो कह दे नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपये नहीं, मैं 150 रुपये दे रहा हूँ, लेना है तो लो नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाज़त है, वो ये कर सकता है। क्यों?
क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा नामंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। सिद्धार्थनगर की इटवा तहसील क्षेत्र में छुट्टा जानवर किसानों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। पशु आश्रय केंद्रों की बद इंतजामी के चलते छुट्टा जानवर किसानों की फसलों को अपना निवाला बना रहे हैं। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसलों में शिकायत के बाद भी आवारा जानवरों के आतंक से किसानों को निजात नहीं मिल पाई है। विकास खंड भनवापुर के गांव छगड़ियावा में एक निर्धन किसान जगन्नाथ यादव ने रोते हुए अपनी पीड़ा बताई और कहा कि अपने खेत की रखवाली हमेशा से करता आ रहा था, लेकिन थोड़े समय के लिए वह घर पर चला गया था। इसी बीच करीब 100 छुट्टा पशुओं ने खेत पर धावा बोल दिया और पूरा खेत साफ कर दिया। वहीं एक महिला ने बताया कि उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कर्जा लेकर गेहूं की फसल करवाई थी, लेकिन छुट्टा जानवरों ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। इटवा तहसील क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है। आवारा पशु सड़क पर चोट खाकर तड़प कर मर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की नींद कब टूटेगी। गांव से छगड़ियावा है, जगन्नाथ यादव हमारा नाम है। पूरा मामला क्या है? बुरा मामला ये है, हमारे गेहूँ चढ़ गए, 100 गाय आवत ही, रात भर रखाई था, फिर भी चढ़ गया। कर्जा लेके हमने गेहूँ बोया था, वो भी नहीं दे क्षमता रह गया, कहाँ समझी। 4 बच्चे हमारे पास, अब बताइए हम क्या करें। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ला निवासी पूर्व विधायक पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जमीनी विवाद का है। जिस पूर्व विधायक पर मुकदमा सिधारी थाने में दर्ज किया गया है वह ब्रजलाल सोनकर हैं। ब्रजलाल सोनकर 2012 के विधानसभा चुनाव में मेहरनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। नरौली मोहल्ला निवासी संजय गुप्ता का आरोप है कि पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ उसके घर पर पहुंचे और मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। संजय ने सिधारी थाने में पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि एक जमीन जो कि विवादित थी उस पर कुछ कब्जा करने के लिए लोग वहाँ गए थे और पुलिस समय से पहुँच गई थी। इनके ऊपर वहाँ की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है मारपीट करने का और डराने धमके, इससे संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया। ममता दीदी ने बंगाल को धोखा दिया है। बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है। वहीं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। वहीं राज्य में इस साल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 2 मई को आएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है।
ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बनाया जा सके। कुछ दिन पहले ही देश के टॉप शहरों की लिस्ट निकली है। ये हर बंगाल वासी की अपेक्षा है कि कोलकाता भी इस लिस्ट में टॉप के शहरों में हो। इसके लिए चाहे कनेक्टिविटी सुधारना हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाना हो, हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा वो ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। साथियों, कोलकाता के साथ ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने की पूर्ण क्षमता है। भाजपा सरकार में इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि वहां पढ़ाई, कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई के नए साधन विकसित किए जा सके। बंगाल की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने आज बीजेपी का हाथ थाम लिया है। औपचारिक तौर पर वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली के मंच पर बीजेपी का झंडा लहराया और पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय
करके पुरुषार्थ करने वाला हर नौजवान मेरा दोस्त है। गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त जब दोस्ती का कर्ज निभाते हैं तो इन लोगों को जरा दिक्कत होने लगती है, उनको परेशानी हो रही है कि ये कौन नया दोस्त आ गया। जब मोदी अपने इन करोड़ों दोस्तों की सेवा करता है तो गुस्से में ये इसमें भी रोड़े अटकाने का काम करता है। आज मैं इन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल के अपने इन दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूं।